आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इतिहास के मॉडल सेट 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और इससे पहले मैंने आपको इतिहास के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। और ऐसे मैंने क्लास 12 के बहुत सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन इसी चैनल पर डाल कर रखा है। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, आपका आगे का जो भी मॉडल पेपर है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर आगे कुछ आपका सामान्य निर्देश दिया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और ये जो चीज है, ये आपका सेट 1 में भी दिया गया था, जो कि मैंने आपको बताया था। यहां पर जो भी होगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। हर एक सेट में ये मतलब वही चीज लिखा हुआ रह रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। और यहां पर जैसे कहा गया है कि जो भी आपका यहां पर क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अपने शब्दों में देना है। तो यहां पर जो आंसर है ना सर, बहुत ही सिंपल आंसर है। मैंने हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से एकदम हर एक चीज को पढ़ा, देखा और अपने से हर एक चीज को टाइप किया। लेकिन अभी देखिए, कोई अभी यूट्यूब में कोई भी इसका वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मैं बनाऊंगा तो बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका वीडियो बना देगा, मतलब कंप्लीटली कॉपी करेगा, इसी का बनाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, बनाने दीजिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन को। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखा गया है। तो ये जो आपका है ना, ये चगताई तुर्की में लिखी गई थी। ठीक है, इसको पूरा पढ़िए, जो यहाँ पर एक आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्या है देखिए, तो तुजुक ए बावरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। यह उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली गई धनराशि का कितना भाग जमींदार अपने पास रखते थे। देखिए, यहां पर टोटल जो होता था ना, 11 भाग होता था। ठीक है, जो भी मतलब यहां पर जो भी मतलब टैक्स जो भी होता है, भूमि कर जो भी होता था, मतलब 11 जो भाग होता था, 11 भाग में से 10 भाग सरकार को दिया जाता था और एक भाग जो होता था ना, एक भाग जमींदार अपने पास रख लेते थे। तो वही चीज यहां पर मैंने लिख दिया है कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों द्वारा किसानों से एकत्र किए हुए भूमि कर का 10/11 भाग सरकार को देना पड़ता था। शेष 1/11 अपने पास रख सकते थे, मतलब जो जमींदार थे वह 1/11 भाग अपने पास रख लेते थे। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना सुंदर आंसर आप समझ सकते हैं। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस टाइम लॉर्ड कैनिंग मतलब भारत के गवर्नर जनरल थे, जो कि लिखा गया कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है कि चौरी चौरा घटना कब और यह किस राज्य में घटित हुई थी। देखिए, ये जो चौरी चौरा हत्याकांड, ये 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। कहां, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में यह घटना घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां पर हुई। तो ये जो मुस्लिम लीग है, इसकी जो स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था। देखिए, यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन की जो बुलंद दरवाजा है, इसका निर्माण कहां पर हुआ था और किसने कराया था। तो देखिए, यहां पर अकबर ने कराया है और कहां है, तो फतेहपुर के सिकरी में है। अब देखिए, यहां पर ये जो क्वेश्चन की जो बुलंद दरवाजा है, क्यों बनाया गया था, किस उपलक्ष्य के कारण बनाया गया था। तो देखिए कि बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1602 ईस्वी में करवाया। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, इसका जो शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देख लीजिए। और यहां से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, ये जो आपका दीन ए इलाही है, यह क्या था, एक नया धर्म था।
जिसका आरंभ 1582 ईस्वी में बादशाह अकबर ने किया था। देखिए 1582 में मतलब इसका क्या गया था, आरंभ किया गया था, मतलब ये धर्म था। कैसा धर्म था, देखिए बात को समझिए। इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई धर्म की मुख्य मुख्य बातों का समावेश किया गया था। मतलब यहाँ पर एक मिली जुली यहाँ पर धर्म, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कैसा है ये धर्म। यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, सब के सब है। इसका मूल आधार एकेश्वरवाद था, परंतु बहुदेववाद की भी झलक इसमें थी। तर्क पर आधारित यह धर्म धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सहिष्णुता की शिक्षा देता था। अकबर के शासनकाल में इस धर्म के बहुत से अनुयायी हो गए थे, परंतु उसकी मृत्यु के बाद इसका लोप हो गया। बात क्लियर, मतलब ये दीन ए इलाही जो है ना, ये क्या था, एक धर्म था। इसका आरंभ 1582 में बादशाह अकबर के द्वारा हुआ था और इसमें हर एक धर्म यहाँ पर मिक्सअप था, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, जो भी है कंप्लीट के कंप्लीट। और यहाँ पर ये जो दीन ए इलाही था ना, अकबर के टाइम में मतलब इसके बहुत सारे अनुयायी भी हो गए थे, लेकिन जैसे ही मतलब अकबर का मतलब देहांत हो जाता, मृत्यु हो जाता है, तो धीरे धीरे इसका लोप हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संथाल और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और कुदाल के बीच लड़ाई थी, सिद्ध कीजिए। तो देखिए बात को समझ लीजिए कि संथाल और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और कुदाली के बीच की लड़ाई थी, क्योंकि पहाड़िया लोगों की खेती कुदाल पर आधारित थी। देखिए जो पहाड़िया जो लोग थे ना, उन लोगों का जो खेती था वह कुदाल पर मतलब आधारित था। ये राजमहल के पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे। वे हल को हाथ लगाना पाप समझते थे। देखिए जो पहाड़िया लोग थे ना, उन लोग हल को हाथ नहीं लगाते थे। वहीं दूसरी ओर, ठीक है यहाँ पर वहीं लिखिएगा, वहीं दूसरी ओर संथाल हल की खेती यानी स्थायी कृषि सीख रहे थे, और जबकि यहाँ पर जो संथाल लोग थे उन लोग हल से ही खेती कर रहे थे। तो बात समझ रहे हैं कि एक साइड में कुदाली को महत्व दिया जा रहा है, एक साइड में हल को महत्व दिया जा रहा है, एक साइड में हल को छूना भी पाप समझा जा रहा है, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिया गया है और लिखा गया है। आगे क्या है कि ये गुंजरिया पहाड़ियों की तलहटी में रहने वाले लोग थे। कौन? तो ये संथाली। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों के बीच जो लड़ाई था हल और कुदाल का था, जो कि यहाँ पर मैंने आपको सिद्ध कर दिया यानी कि प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ रहा होगा, मजा भी लग रहा होगा। आप लोग लैंग्वेज देख लीजिए, मिला लीजिए, जहां से मिलाना है, कहीं से नहीं मिलेगा। बहुत ही कष्ट से, बहुत ही मेहनत से इसको मैंने तैयार किया है, लेकिन अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको मतलब कॉपी करेंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति क्या थी। देखिए ये जो राज्य अपहरण नीति है, इसका माने आपको यहां पर बताना है। तो लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति क्या है, देख लीजिए, नीचे मैंने लिख दिया है कि लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, मतलब वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, अतः भारत आते ही उसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना आरंभ कर दिया। उसका स्वप्न भारत के समस्त राज्यों को समाप्त करके ब्रिटिश शासन की व्यवस्था करना था। बात समझ में आया? भारत में जितने भी राज्य थे, समस्त राज्य, कंप्लीट राज्य को वह ब्रिटिश शासन में मिलाना चाहता था, ब्रिटिश राज व्यवस्था वहां पर अपनाना चाहता था। यही था उसका राज्य अपहरण की नीति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताएं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। तो पहला है आपका क्रिप्स मिशन की समाप्ति, दूसरा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी, ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। मतलब लग रहा था कि चलो भाई हमें चाहिए ही चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब ऐसे हम लोग नहीं रहेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आपको बताना कि जो भारतीय संविधान है, इसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आपको बताना है। तो यहां पर मैंने देखिए 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो बताया है, जो अच्छा लगता है सब लिखिए, या फिर मतलब जितना भी आप सकेंगे उतना लिखिए। देखिए धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या होगा कि देश के अंदर किसी भी प्रकार से धर्म से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, वही होता है आपका धर्मनिरपेक्षता। लिखा गया है, देखिए पहला पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। बात समझ में आया? कोई भी चीज होगा, चाहे पॉलिटिकल हो या फिर कोई गैर धार्मिक या फिर जो भी चीज हो, धर्म को दूर रखा जाएगा और यहां पर मतलब सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करेंगे। और हमारा जो देश भारत है यह धर्मनिरपेक्ष देश है।
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है। देखिए यहां पर धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है ना, मतलब किसी भी धर्म का हम लोग विरोध नहीं करेंगे, इसका मतलब यही होता है, बल्कि सभी धर्म को, जो भी मतलब धर्म है, सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है। यहां पर आप हिंदू है, जो आपको मानना है मानिए, आप मुसलमान है, आपको जो मानना है मानिए, आप सिख है, आपको जो मानना है मानिए, आप ईसाई आपको जो मानना मानिए। यहां पर कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन, कोई यहां पर मतलब आप लोगों के लिए पाबंदी नहीं है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसका सम्मान होगा। आगे क्या है कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है, जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो यही होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल से मैंने यहां पर लिख दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखिए क्या है कि मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसे अकबर ने आरंभ किया था। देखिए एक्चुअल में क्या होता था कि जो अकबर के दरबार में बहुत सारे, जैसे अभी के मतलब जैसे आप देखिएगा, जैसे पुलिस है ना, तो पुलिस के मतलब कंधों पे क्या होता है, स्टार होता है। जितना स्टार वह उतना बड़ा पुलिस, मतलब उसका मतलब उतना प्रमोशन हुआ है। तो वही चीज वहां पर भी होता है मुगल दरबार में, ठीक है। ये जो आपका मनसबदारी जो है, मतलब उसमें एक मतलब पद दिया जाता था, एक रैंक दिया जाता था, उसी के हिसाब से उनको मान सम्मान, मतलब पैसा मिलता था, वेतन मिलता था, इज्जत, हर एक चीज मिलता था इसी चीज के आधार पर। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है कि मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ पद या फिर रैंक है। अकबर द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था। मनसब से उस व्यक्ति की शाही दरबार में प्रतिष्ठा, स्थान व वेतन का ज्ञान होता था। जैसे कि देखिए स्टार से हम लोग बता सकते हैं कि कौन पुलिस में, मतलब जो पुलिस है वह क्या है, एसपी है या फिर उससे भी बड़ा पोस्ट में है या फिर उससे नीचे पोस्ट में है, दरोगा है, क्या है, बता सकते हैं। तो वही चीज वहां पर भी बताया जा रही है। जो मनसब है ना, ये जो आपका देख सकते हैं, ये जो व्यवस्था है, इसी से मतलब उनको मतलब बताया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे। मनसबदार उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मनसब निर्धारित की गई होती थी। कितना सिंपल है, देख लीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कि 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित 3 प्रमुख केंद्र तथा वहां के नेतृत्वकर्ता का नाम लिखें। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करेंगे कि सर यहां पर जितने वर्ड्स में लिखना है हमें आंसर उतने वर्ड्स में नहीं है। देखिए बात ये रहा, अगर आप टू द पॉइंट लिख रहे हैं, टू द पॉइंट, यानी अगर आप पॉइंट बना कर लिख रहे हैं, तो यहां पर अगर आपका वर्ड कम भी होता है ना, तब भी चलेगा, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको पॉइंट बना कर ही, मतलब देखिए जो भी सोशल साइंस, हिस्ट्री वगैरह जो भी है, उसका जो आंसर होता है ना, आपको पॉइंट बना कर ही लिखना है। देखिए यहां पर जैसे कानपुर जो हमारा हो गया, कानपुर में विद्रोह का जो संचालन कर रहे थे, कौन कर रहे थे, तो नाना साहब के नेतृत्व में हुआ। झांसी में आपको पता होगा, बोलने का ही जरूरत नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुआ था। अवध में किनके द्वारा हुआ था, तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। तीनों लिखना बोला था, यहां पर मैंने 3 को लिखकर आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। अब यहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं, और यहां पर मैंने जितना भी लिखा है हर एक चीज को टू द पॉइंट यानी कि पॉइंट बना कर लिखा है, और बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन 15 क्या है कि मुगल काल में अभिजातीय वर्ग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो अभिजातीय वर्ग है मुगल काल में होता था, पहले देख लीजिए एक्चुअल में है क्या। तो मुगल दरबार का एक प्रमुख स्तंभ अधिकारियों का वर्ग था। इतिहासकारों ने उसे मुगल अभिजात वर्ग की संज्ञा दी है। देखिए जैसे आप देखे होंगे, जिस पहले का राजा महाराजा, जैसे बहुत सारे मूवी में भी दिखाया जाता है। अगर आप लोग जैसे रामचरण का मगधीरा मूवी देखे होंगे, तो वहां पर जैसे कि होता है ना, जैसे जो सेनापति का कोई एक प्रमुख होता है, मतलब जो भी मतलब जैसे कि धन दौलत वाला जो मतलब रहता है राजा के घर में, उसका कोई एक प्रमुख होता है। तो दरबार में हर एक तरह के मतलब रहते हैं, अधिकारी रहते हैं। तो यहाँ पर एक टाइप का जो अधिकारी था, जिसको बोला जाता है अभिजातीय वर्ग या फिर अभिजात वर्ग, जो कि मुगल दरबार में था। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जिसके पहला पॉइंट क्या है, और मगधीरा का मैंने नाम लिया, जैसे रामचरण था ना सेनापति, ठीक है। तो बस वही बात होता है, खैर कोई दिक्कत नहीं, मूवी में मत जाइए, यहाँ पर हिस्ट्री में आ जाइए। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, देखिए पहला पॉइंट
कि मुगल अभिजात वर्ग का वर्णन एक ऐसे गुलदस्ते के रूप में किया जाता है जो बादशाह के वफादार होते थे। इस गुलदस्ते रूपी अभिजात वर्ग में प्राय सभी धर्मों के लोग होते थे। देखिए यहां पर ये जो अभिजात वर्ग है ना, आपको पता होगा, जिसके मानिक चलिए एक गुलदस्ता है। देखिए गुलदस्ता में अगर मानिक चलिए फूल ही नहीं रहेगा और ये मतलब देखिए दोनों का अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो गुलदस्ता नहीं बनेगा, तो गुलदस्ता नहीं बनेगा। तो वही होता था यहां पर, मतलब ये ऐसे वफादार है ना, ये मतलब कभी मतलब बिछड़ेंगे ही नहीं, बिछड़ जाएंगे तो गुलदस्ता नहीं होगा। इसलिए मतलब ये जो अभिजात वर्ग जो थे ना, बादशाह के प्रति बहुत वफादार थे। और यहाँ पर ये जो अभिजात वर्ग में जो आते थे, जो भी अधिकारी आते थे, सभी धर्मों के होते थे, चाहे आपका हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक धर्म के लोग यहाँ पर थे। आगे देखिए, इस अभिजात वर्ग में अरब, ईरानी, तुर्की, ततार, रूसी, यहां पर कॉमा दे दीजिएगा, क्या है, अबिसिनियासी, राजपूत एवं भारतीय मुसलमान आदि सम्मिलित थे। अकबर ने योग्यता के आधार पर खत्री जाति के राजा टोडरमल को वित्त मंत्री का उच्च पद दिया। ये जो टोडरमल है, देखिए यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा जो कि आपका टर्म 1 का भी हो सकता है। वित्त मंत्री कौन था अकबर के दरबार में? तो टोडरमल। ठीक है, आगे देखिए, जहांगीर पर नूरजहां का प्रभाव था। नूरजहां चूंकि स्वयं ईरानी थी, अतः उसने ईरानियों को उच्च पद दिए। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पद दिए। मराठों की भी संख्या अच्छी खासी थी। अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अभिजात वर्ग बादशाह के सम्मुख लोगों को मनसबदार बनाने की क्या है, संस्तुति भी करता था। तजवीज वह याचिका होती थी जिसके तहत अभिजात किसी उम्मीदवार को मनसबदार नियुक्त करने की सिफारिश करता था। तैनात ए रकाब दरबार में नियुक्त अभिजातों का एक सुरक्षित दल था। यह दल था। क्लियर हो गया? आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, एक्चुअल में अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि जो पहाड़िया था, संथाल जो था, ठीक है, ये जो दो आपका जनजाति है, इन दोनों के बीच क्या हो रहा था, कुदाल और हल के बीच का यहाँ पर लड़ाई था, जो कि मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया, प्रूफ करके बता दिया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, वैसे ही यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन से क्या है, देखिए यहाँ पर कि पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी। तो यहां पर देखिए, जैसे कि एक पार्टी जो है, एक पार्टी मतलब कुदाल को मतलब प्रायोरिटी दे रहा है, महत्व दे रहा है, एक पार्टी जो है वह हल को महत्व दे रहा है। तो ये सब चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर देखिए क्या है, पहला पॉइंट कि पहाड़िया लोगों की खेती कुदाल पर आधारित थी। ये राजमहल के पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे। वो ये हल को हाथ लगाना पाप लिखिएगा, ठीक है, पाप समझते थे, ठीक है। वहीं यहाँ पर 19 दे दीजिएगा। वहीं दूसरी ओर संथाल हल की खेती यानी स्थायी कृषि सीख रहे थे। ये गुंजारिया पहाड़ियों की तलहटी में रहने वाले लोग थे। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए, पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे। देखिए पहाड़िया लोग जो थे ना, झूम खेती करते थे। झूम खेती माने क्या हो गया, झूम झूम के माने क्या हो गया, कभी यहां पर खेती किया, कभी वहां पर करेगा, फिर कहीं और करेगा। तो ये होता है। एक होता है स्थायी, मतलब स्थायी वाला, जैसे कि यहाँ पर संताल स्थायी कर रहा है। संताल हल की खेती यानी स्थायी कृषि सीख रहे थे। स्थायी माने एक ही जगह पर रहकर खेती करेंगे, माने झूमना उमना नहीं है, एक ही जगह पर, स्टेचू जिसको बोलेंगे, ठीक है, तो एक ही जगह पर रहकर वो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, और जंगल के उत्पादों से अपना क्या है, जीवकोपार्जन करते थे। मतलब जो भी मतलब अपना जीवन यापन जो भी थे करते थे। जंगल के छोटे से भाग में झाड़ियों को काट कर तथा घास फूस को जलाकर वे जमीन साफ कर लेते थे। राख की पोटाश से जमीन पर्याप्त उपजाऊ बन जाती थी। पहाड़िया लोग उस जमीन पर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें और चार बाजरा उगाते थे। अब चार बाजरा माने चार पीस नहीं, ठीक है, माने कहावत है ना, चार, जैसे हम लोग घर में खाते हैं वो थोड़ा सा दो, एक्चुअल में बंगाली में बोलते हैं दूटी, ठीक है, तो दूटी मैंने समझ सकते हैं कि कितना, माने दो बोलेंगे, ठीक है, जैसे कि ये बात होता है। तो ये सब चीज आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक कहावत टाइप का है। इस प्रकार वे अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चारगाहों पर निर्भर थे। किंतु संथाल का आप समझिए, ये तो आपका पहाड़िया का था, संथाल का समझिए। किंतु संथाल अपेक्षाकृत स्थायी खेती करते थे, मतलब एक जगह पर रहकर खेती करते थे। ये परिश्रमी थे और उन्हें खेती की समझ थी। पहाड़िया को उतना समझ नहीं था, इसलिए जमींदार लोग इन्हें नई भूमि निकालने तथा खेती करने के लिए मजदूरी पर रखते थे, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा जो क्रांति हुआ था, ठीक है, तो खैर उसे तो होता रहेगा, जैसे कि मैंने आपको जो आपका जो इसका मॉडल सेट जो 1 था उसमें भी मैंने आपको बताया था। आगे देखिए अगला क्या है, अगला पॉइंट नंबर 3, कृषि के अतिरिक्त शिकार व जंगल के उत्पाद पहाड़िया लोगों की आजीविका के साधन थे। कृषि करता था, शिकार भी करता था। वो एक काठ कॉमा दे दीजिएगा, कोयला बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां एकत्रित करते थे। खाने के लिए महुआ नामक पौधे के फूल एकत्र करते थे। देखिए महुआ आप लोगों को पता होगा, देखिए महुआ मतलब यहाँ पर देखिए महुआ जो होता है, महुआ आप देखे भी होंगे, खाए भी होंगे। चलिए आगे देखिए, जंगल से रेशम के कीड़े के कोया एवं राल एकत्रित करके बेचते थे।
और दूसरी ओर ये तो हो गया पहाड़िया का। अब देखिए मतलब संथाल का क्या है। और दूसरी ओर खानाबदोश जीवन को छोड़कर एक स्थान पर बस जाने के कारण संथाल स्थायी खेती करने लगे। देख खानाबदोश माने क्या होता है, गुलगुलिया समझते हैं। गुलगुलिया क्या करता है, आज यहाँ रहेगा, आज मेरे गांव में रहेगा, कल आपका गांव चल जाएगा, फिर दूसरा मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो मतलब पहाड़िया यहाँ पर मतलब गुलगुलिया जैसा काम कर रहा था। और यहाँ पर ये जो आपका संथाली है उन लोग एक जगह पर रहकर कर रहे थे, मतलब खानाबदोश नहीं था, गुलगुलिया नहीं था। खानाबदोश जीवन को छोड़कर एक स्थान पर बस जाने के कारण संथाल स्थायी खेती करने लगे थे। वे बढ़िया तंबाकू और सरसों जैसी वाणिज्यिक फसलों को उगाने लगे थे। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होने लगी और वे व्यापारियों एवं साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे। क्लियर हो गया। आप लैंग्वेज देख सकते हैं कितना अच्छा है। पहाड़िया लोग उन मैदानी भागों पर बार बार आक्रमण करते रहते थे जहां किसानों द्वारा एक स्थान पर बसकर स्थायी खेती की जाती थी। पहाड़िया लोग जो मतलब संथाली वाले थे वहां पर मतलब आक्रमण कर देता था। इस प्रकार मैदानों में रहने वाले लोग प्रायः पहाड़िया लोगों के आक्रमणों से भयभीत रहते थे, किंतु संथाल लोगों के जमींदारों और व्यापारियों के साथ संबंध प्रायः मैत्रीपूर्ण होते थे। वे व्यापारियों और साहूकारों के साथ लेन देन भी करते थे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो पहाड़िया है केवल संथालियों पर ही हमला कर देता था, उन लोग मतलब जैसे कि साहूकार जमींदारों के ऊपर भी हमला कर देता था। देख लीजिए आगे सर, आगे आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है कि 1857 के विद्रोह के परिणामों का वर्णन करें। देखिए क्या क्या परिणाम है। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख परिणाम यह रहा कि 2 अगस्त 1958 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। ठीक है, आगे क्या है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। 1857 की क्रांति के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया। 1857 की क्रांति के बाद महारानी का घोषणा पत्र जारी हुआ जिसमें निम्नलिखित बातें लिखी गई थी। ठीक है, क्या क्या बातें देख लीजिए, और इसको अगर आप लोग पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बनाकर समझा देता हूँ कि आपको इस चीज को पॉइंट बनाकर कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको आप लोग पॉइंट बनाकर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया कि भारत में जितना अंग्रेजों का राज्य विस्तार है वह पर्याप्त है, इससे ज्यादा अंग्रेजी राज्य विस्तार नहीं होगा। मतलब देखिए अंग्रेजों ने जितना राज्य हड़पा है या फिर जितना राज्य में उन लोगों का जो विस्तार है वहीं तक सीमित रहेगा और आगे कोई मतलब राज्य को नहीं हड़पेगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है कि प्राचीन रीति रिवाजों, संपत्ति इत्यादि का संरक्षण किया जाएगा। फिर क्या है कि बिना किसी पक्षपात की शिक्षा और योग्यता अनुसार सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी। उन सभी विद्रोहियों को क्षमादान मिलेगा जिन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है। तो ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन आपको मतलब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आप इतना ही लिखिए। यहाँ पर आप ETC या फिर इत्यादि लिख लीजिए। फिर देखिए आगे आपका क्या है। तो यहां पर आगे हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहां पर क्या कि नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। देखिए क्या है एक्चुअल में, तो अंग्रेज सरकार ने नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। जो अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उन लोगों ने क्या किया था कि नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था। इस टैक्स को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत की। दांडी यात्रा को दांडी मार्च या फिर दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस यात्रा का उद्देश्य, देखिए यहां पर उद्देश्य बोला है, यहीं पर उद्देश्य मैंने लिख दिया है कि उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। स्वतंत्रता के लिए देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा, क्योंकि नमक हमारे भोजन का अनिवार्य हिस्सा है। इस यात्रा में गांधी जी अपने कुछ गिने चुने साथियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल चलकर गए। देखिए इसका नाम दांडी यात्रा है, दांडी मार्च इसीलिए रखा गया कि जो मतलब जो गांव था, गांव का ही नाम दांडी था। फिर क्या है कि साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी जो थी ना 240 किलोमीटर थी, जिसे गांधी जी ने पैदल 24 दिनों में पूरा किया। कहीं कहीं पर ये जो मतलब दिन है, कहीं कहीं पर थोड़ा अलग लिखा जाता है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा 24 दिन। ठीक है, हर पड़ाव में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही, जिससे राष्ट्रीय भावनाएं और उत्तेजित होती गई। इस यात्रा में धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ती गई। जैसे ही 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के पानी से नमक बनाया गया, सबको यह पता चल गया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बज चुका है, और इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिएगा सर। आगे देखिए,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में प्रारूप समिति की भूमिका का वर्णन करें। ये जो आपका प्रारूप समिति है, इसका संविधान निर्माण में क्या रोल है आपको बताना है। तो देखिए यहां पर इसका जो आंसर है क्या है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखिए यहां से आपको यहां पर एक जो क्वेश्चन मिल गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे क्या है कि संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जैसे कि आप सभी को पता होगा। लेकिन आजादी से पहले ही स्वतंत्रता सेनानियों के बीच संविधान को बनाने के लिए चर्चा होती रही। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। ठीक है, देखिए भारत देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन संविधान बनने का जो प्रथम बैठक हो चुका है 9 दिसंबर 1946 को ही हो गया है। यानी कि संविधान जो हमारा है ना, ये संविधान है, ये स्वतंत्रता जो वो देश हुआ भी नहीं था उससे पहले ही इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। श्री सच्चिदानंद सिन्हा उस वक्त संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल बात बता देता हूं। जो पहला मतलब बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को जो हमारा पहला बैठक होता है उसमें क्या होता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष मतलब चुना जाता है, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर क्या हुआ, देखिए 9 दिसंबर को एक काम हुआ, ठीक है, 11 दिसंबर को एक काम हुआ। फिर 13 दिसंबर को क्या होता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो क्या करते हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है आगे जाकर उद्देशिका का रूप लेता है, जिसको हम लोग अभी प्रस्तावना भी बोलते हैं। तो देखिए यहां पर आगे और क्या लिखा गया है। लेकिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीना, ठीक है, यहां पर 11 लिखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, 11 महीना, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा, ठीक है, यहां पर थोड़ा मिस लीजिएगा, लगा। बात क्लियर है। ये जो संविधान है, संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का वक्त लगा था। 13 दिसंबर साल 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू की ओर से उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर उद्देशिका का रूप ले लिया, जिसको भी हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं। भारत की आजादी के बाद देश के लीडरों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि देश कैसे चलाया जाए, मतलब देश का संविधान कैसा हो, जिसके लिए आजादी के महज कुछ ही दिनों बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में ये जो हमारा प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति को इसलिए बनाया गया था ताकि जो हमारा संविधान है, भारत देश का संविधान का प्रारूप किस प्रकार से होगा। और इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, जिसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके सदस्य थे। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे और क्या है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर सोच विचार करने के बाद 21 फरवरी साल 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा के 11वें सत्र के आखिरी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया, जिसके बाद 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश भर में लागू किया गया। देश भर में संविधान के लागू होते ही संविधान सभा को भंग कर दिया गया। जो संविधान सभा बना था उसको भंग कर दिया गया। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये था प्रारूप समिति का काम, जो रोल था प्रारूप समिति का, प्रारूप समिति क्यों बनाया गया था। और याद रखिए उसमें 7 सदस्य थे और उसमें जो अध्यक्ष थे, जो उसमें मेन था, उसका जो नेतृत्व जो कर रहा था कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। जो भी चीज का, जो भी जिस भी मॉडल पेपर का, जिस भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट लिखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।